वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है आपका साइंस से रिलेटेड। क्या है? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं जैव प्रक्रम क्या होता है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और हम पूरे रूप से समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो हमें समझना है कि जैव प्रक्रम क्या है। तो बच्चों पहले ये बताइए कि अगर हम पूछें कि कौन सी चीजें जीवित रहने के लिए, कौन सी चीजें, उसमें क्या पहचान है। अगर हम जीवित रहते हैं तो जीवित रहने के लिए हम उसे क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो चीजें जीवित हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होगा कि आपके मन में ये आएगा कि वो चीजें सांस ले, चल सके, फिर सके, दौड़ सके, उससे ऊर्जा मिले, तो वो क्या है, वो चीजें क्या है कि सजीव है। ठीक है, तो अब देखिए जैव प्रक्रम में क्या कहना चाहता है। तो जो चीज जीवित है नहीं, तो मतलब कि आप उसे कैसे पहचानेंगे। अगर कोई भी चीज जीवित है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। जीवित यानी कि सजीव होना चाहिए। तो अगर वो क्या करे कि सांस ले, ऊर्जा उसे प्रदान हो, ठीक है, ऊर्जा मिले, ठीक है, फिर शरीर चले उसका, यानी कि चलता रहे, शरीर चलता है। ठीक है, तो ये सारी पहचान क्या है, एक जीवित प्राणी की है। अगर हम जीवित प्राणी में मनुष्य को ले लें या फिर किसी कीट पक्षी को ले लें, तो वो वृद्धि करे, सांस ले, वो चीजें क्या है, उसमें क्या करे, वृद्धि करे, छोटे से बड़ा हो, चले या फिर सांस ले, तो वो सब चीजें किसमें आती हैं, जीवित आती हैं। और जीवित रहने के लिए शरीर को लगातार क्या करना चाहिए कि चलते रहना चाहिए या काम करते रहना चाहिए, उसे ऊर्जा मिलनी चाहिए, और वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब हम एक और चीज समझते हैं कि अगर कोई चीज चलता है, सांस लेता है, खाना खाता है या बढ़ता है, ठीक है, खाता है या बढ़ता है, तो वो क्या है, वो एक जीवित चीजें हैं। ठीक है, जीवित चीजों में आपको ये सारी पहचान मिलेगी। अब मान लीजिए कि हम जैव प्रक्रम की बात करें, तो जैव प्रक्रम में क्या है, तो जीवित रहने के लिए शरीर को लगातार क्या करनी चाहिए। जीवित रहने के लिए अगर हम शरीर को लगातार, ठीक है, क्रियाएं उसकी चलती रहें, वो क्या है, आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। आप लिख सकते हैं कि जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए शरीर में लगातार, कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, इन्हीं को जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है, तो जीवित रहने के लिए शरीर में लगातार कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, हम इन्हीं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, खाने को खाया। अब खाना जब हमने भोजन लिया, भोजन को खाया, तो फिर वो क्या हुआ, ठीक है, भोजन लिया हमने, तो मान लीजिए कि आपने सुबह खाया और फिर शरीर उस भोजन का क्या करता है। अगर हम भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर उस भोजन का क्या करेगा। ठीक, तो ये आपका था जीवित चीजें और जैव प्रक्रम क्या है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि अगर हमारा शरीर भोजन खाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, वो क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऊर्जा प्रदान करता है, खून बनाता है, हमारे शरीर को चलने लायक बनाता है। यानी कि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर हम मोबाइल को लेते हैं, अगर हम मोबाइल को क्या करें, चार्ज न करें, मोबाइल चार्ज न हो,
ठीक है, या फिर नेटवर्क ना हो, उसमें नेटवर्क ना हो, मोबाइल चार्ज ना हो, नेटवर्क ना हो और कचरा भर जाए। जैसे हमारा मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाता है तो कचरा भर जाए, तो क्या ये चलेगा? बताइए, क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा, अगर नेटवर्क नहीं है तो भी हम कुछ और नहीं यूज कर सकते, इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते, और अगर मोबाइल भर जाए यानी कचरा चला जाए तो क्या होगा? वो मोबाइल काम करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भोजन खाते हैं तो अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ऊर्जा नहीं मिलेगा, हम चल फिर नहीं सकते। उसी प्रकार से मोबाइल है, अगर चार्ज ना हो, नेटवर्क ना हो, उसमें कचरा भर जाए तो क्या होगा? वो काम करना बंद कर देगा। और हमारे शरीर को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? जैव प्रक्रम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है? आपकी जैव प्रक्रम पे है। अब देखिए, अब किसी प्रकार से अगर हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे शरीर में जाके क्या क्या चीजें करता है उसको देखेंगे। अगर हम खाना खाते हैं तो हमें उससे पोषण मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और खाने को समय से क्या करना? उत्सर्जित करना भी जरूरी है। यानी जैसे फोन को हमें कचरा भर जाए तो उसे साफ करना जरूरी है, वैसे ही हमारे बॉडी में भोजन के जाने के बाद उसे निकालना भी जरूरी है। तो कुछ क्रियाएं हैं उसको देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने पहले अपने भोजन के लिए खाना खाया, तो पहले हमने खाने को खाया, तो खाना खाया तो उससे हमें क्या मिला? हमारे शरीर को जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। ठीक है, पोषण मिलता है और फिर ऊर्जा बनती है। ठीक है, ऊर्जा बनना वो क्या होता है? ऊर्जा जब बनती है तो वो किस क्रिया में आती है? श्वसन की क्रिया में आती है, श्वसन क्रिया में। तीसरा, हमने खाना खाया, हम उससे ऊर्जा बना, तो खाना खाया वो पोषण में आएगा, ऊर्जा बना वो श्वसन में आएगा और पूरे शरीर में पहुंचाया, पूरे शरीर में पहुंचाना, पहुंचाना क्या है? वो आपका परिवहन है, परिवहन है। ठीक है, पूरे शरीर में पहुंचाना आपका परिवहन है। और गंदगी बाहर निकालना, गंदगी बाहर निकालना, गंदगी बाहर निकालना क्या है? ये गंदगी बाहर निकालना आपका उत्सर्जन है, उत्सर्जन है। ठीक है, तो खाना खाया उससे हमें क्या मिला? पोषण मिला। और ऊर्जा बनना वो क्या है? क्रिया में श्वसन है। पूरे शरीर में पहुंचाना क्या है? परिवहन है। परिवहन यानी कि जो हमारे पूरे शरीर में रक्त फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और गंदगी बाहर निकालना क्या है? आपका उत्सर्जन है। अब देखिए, हम एक मान लेते हैं कि हमारा शरीर क्या है? एक शहर है, माना, या फिर लिखेंगे कि मान लो आपका शरीर शहर है, आपका शरीर शहर है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे क्या? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। जैसे हमने खाना खाया तो वो क्या है? पोषण है। तो देखिए, अगर हमने खाना खाया, खाना क्या है हमारा? फ्यूल है, फ्यूल यानी कि ईंधन है। ठीक, ईंधन है, क्लियर है? अब देखिए, फिर क्या है? ये ऊर्जा बनाना यानी श्वसन, यानी ऑक्सीजन लेते हैं हम। अगर हम ऑक्सीजन लें तो ऑक्सीजन क्या है? आपके लिए हवा है। ठीक है, अगर शहर की बात करें तो ये ईंधन है और ये ऑक्सीजन क्या है? हमारे शरीर के लिए हवा है। अगर रक्त की बात करें, परिवहन में क्या आएगा? रक्त। तो रक्त क्या है? मान लीजिए डिलीवरी बॉय है। कैसे डिलीवरी बॉय है? अभी हम बताते हैं। डिलीवरी बॉय क्या करता है? आपको सामान जो है आपका
वो हर घर में जाकर पहुंचाता है, एक घर से दूसरे घर तक, या फिर जितने भी सारे ऑर्डर्स हैं सबको क्या करता है, प्लेस करता है, देता है। तो रक्त हमारा क्या है, हमारे बॉडी में हर जगह पर डिलीवरी बॉय का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में रक्त हर जगह पर फैलता है, उसे हम परिवहन कहते हैं। फिर बचा गंदगी बाहर निकालना, यानी कि उत्सर्जन। तो यहाँ पर किडनी लिखेंगे, उत्सर्जन में आएगा आपका किडनी, और किडनी क्या करता है, सफाई का काम करता है, सफाई कर्मचारी है। यानी हम शहर की बात करें तो इससे आपको याद रहेगा कि ईंधन क्या है, खाना है, हवा क्या है, शहर के हिसाब से ऑक्सीजन है हमारे शरीर का, और डिलीवरी बॉय क्या है, रक्त को परिवहन यानी सारे जगहों पर पहुंचाता है, और सफाई कर्मचारी क्या है, किडनी है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें एक एक कर क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है। ठीक है, तो उसी प्रकार शरीर में भोजन, ठीक है, भोजन, ऑक्सीजन और फिर परिवहन और अपशिष्ट हटाने की जरूरत होती है। यानी कि हमारे शरीर में अगर हम भोजन को लेते हैं, रक्त को लेते हैं, तो जो उसमें से अपशिष्ट पदार्थ है यानी कि गंदगी का जो पदार्थ है वो उत्सर्जन के द्वारा यानी किडनी के द्वारा हमें साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जैव प्रक्रम में पढ़ना है, और ये सारी क्रियाएं क्या है, भोजन से रिलेटेड है कि जैव प्रक्रम क्या है। तो आप यही कहेंगे जैव प्रक्रम क्या है में, कि जीवित रहने के लिए शरीर को लगातार क्या करना चाहिए, कि उसकी क्रियाएं चलती रहनी चाहिए, और इसी क्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, पोषण में यानी कि हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, पोषण। तो जैव प्रक्रम की चीजों को देखते हैं, इसको इरेज करेंगे। लिखेंगे जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं, जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं। जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं क्या है? सबसे पहले जीवित रहने के लिए हमें जैव प्रक्रम चाहिए। ठीक है, जैव प्रक्रम की क्रिया जीवित रहने के लिए चाहिए। तो जैव प्रक्रम आपको पता है कि जो हमारे जीवित रहने के लिए शरीर में सारी क्रियाओं का चलते ही रहना क्या है, जैव प्रक्रम है। तो जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं क्या है, जैव प्रक्रम। अब इसके जो पार्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए। फिर क्या चाहिए हमें श्वसन चाहिए। श्वसन के बाद परिवहन, फिर क्या चाहिए हमें, परिवहन के बाद उत्सर्जन। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, भोजन किया तो पोषण मिला। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, अगर ऑक्सीजन किया तो श्वसन मिला, सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। रक्त के शरीर में सारी तरफ फैलाने की क्रिया को हम परिवहन कहते हैं, और जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उसको साफ करने की क्रिया को हम उत्सर्जन यानी कि किडनी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जैव प्रक्रम में ये चारों चीजों को अच्छे से बारीकी से हर एक प्रकार से पढ़ना है, और यही आपके आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जैव प्रक्रम क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। तो आप याद रखिएगा, जैव प्रक्रम वो क्रिया है जिससे हमारा शरीर क्या करता है, लगातार क्रियाएं करता रहता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और अगर हम भोजन खाते हैं तो उससे हमें पोषण मिलता है, सांस लेते हैं तो वो हमारा श्वसन है, शरीर में खून क्या है, हर तरफ फैली जा रही है जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो आपका क्या है, परिवहन है। और लास्ट जो हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालने की क्रिया क्या है, किडनी है। तो ये सारी चीजें आप एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि अगर हम भोजन न खाएं तो हमारे शरीर काम करना बंद कर देगा। कैसे, ठीक उसी प्रकार से जैसे मोबाइल चार्ज न हो, नेटवर्क न हो, या उसमें कचरा भर जाए तो हमारा मोबाइल जिस प्रकार कार्य करना बंद करेगा, उसी प्रकार से अगर हम भोजन खाते हैं और उसका अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकालते हैं तो भी हमारा भोजन क्या करेगा, यानी कि जो हमारे शरीर की क्रिया है वो काम करना सही तरीके से बंद कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जैव प्रक्रिया में समझी। अब हम देखेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को।
तो लिखेंगे हम इस प्रकार से जैव प्रक्रम की परिभाषा कि वे प्रक्रम जो, ठीक है, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, आप इसकी परिभाषा सटीक रूप से ये लिख सकते हैं कि वे प्रक्रम, ठीक है, प्रक्रम यानी कि वे क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, यानी कि सारे शरीर के जो अंग हैं उन सारों को मिलाकर एक सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य मतलब कि सारे एक साथ मिलकर अपना अपना कार्य करते हैं, उसे हम अनुरक्षण कहते हैं। तो अनुरक्षण का कार्य करते हैं जिसे हम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसके 4 भाग हैं। पहला है पोषण व पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। ठीक है, तो पोषण व पाचन में हमें क्या क्या पढ़ना है? पोषण व पाचन में हमें पाचन तंत्र पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, ठीक है, यकृत पढ़ना है और उसके बारे में अग्नाशय के बारे में सारी चीजों को देखना है। अग्नाशय, ठीक है। तो पोषण व पाचन में क्या है? पाचन तंत्र, यकृत और अग्नाशय के बारे में हमें सारी चीजें, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़नी है। श्वसन का मतलब फेफड़ों के बारे में, फेफड़े के बारे में चीजों को अच्छे से क्लियर करना है। श्वसन यानी कि सांस लेते हैं किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। परिवहन यानी रक्त हमारे पूरे शरीर में किस ग्रंथि के साथ फैलता है? तो वो है हमारा मानव हृदय। तो लिखेंगे मानव हृदय। हृदय से ही हमारे शरीर में सारे अंगों में क्या होता है कि रक्त फैलता है, तो लिखेंगे मानव हृदय। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन में लिखेंगे किडनी है, यानी कि किडनी, ठीक है। उत्सर्जन में आएगा आपका किडनी, तो किडनी है आपका उत्सर्जन में पढ़ना है। परिवहन यानी मानव हृदय में पढ़ना है। श्वसन यानी फेफड़ा भी पढ़ना है और पोषण व पाचन में हमें पाचन तंत्र, यकृत और अग्नाशय भी पढ़ना है। तो कुल मिलाजुला के जैव प्रक्रम इन सारी चीजों से मिलकर के बना है, यानी कि इन सारी चीजों का अनुरक्षण जब होता है तो वो क्रिया क्या करती है? जब ये अनुरक्षण का कार्य करेगा सारे मिलकर, तो वो क्या करते हैं? उस कार्य को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसके 4 भाग हैं। पहला है पोषण और पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। और इसमें जो भी हमने चीजें बताई थी उन सारे के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पढ़ेंगे पहले हम क्या? पोषण और पाचन के बारे में सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पोषण क्या है एकदम डीपली रूप से। तो हम लिखेंगे इसके बारे में कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? तो देखिए, जीवों को जीवित रहने तथा, ठीक है, जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली जितनी भी सारी उपापचयी क्रियाएं हैं, ठीक है, उपापचयी क्रियाएं हैं, उनको करने के लिए हमें हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किससे मिलता है? भोजन से। तो यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। और पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। अब स्वपोषी विषमपोषी के बारे में हम डीपली में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए, स्वपोषी जो पोषण है वो अपना भोजन जो जीव है वो स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी का अर्थ है कि जो जीव अपना भोजन किसी दूसरे पर आश्रित हो, वो होता है विषमपोषी। तो इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पोषण के बारे में आप यही परिभाषा लिखिएगा, ठीक है। अब होता है कि पोषण की क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। पोषण की क्या आवश्यकता है? देखिए, पहला नंबर, समस्त जैविक क्रियाओं से सुचारू रूप से, ठीक है, समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को, ठीक है, चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यह ऊर्जा भोजन के अपचयन से मिलती है, ठीक है। ये ऊर्जा क्या होती है? भोजन के अपचयन से मिलती है। तो समस्त जितनी भी सारी जैविक क्रियाएं हैं
उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें हर एक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन के अपचयन से क्या होती है, प्राप्त होती है। दूसरा है इसकी आवश्यकता कि भोजन से नया जीव द्रव्य, ठीक है, भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। अगर भोजन से जीव द्रव्य नया आकार लेगा तो उससे कोशिकाओं में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, आकार बढ़ने लगती है। तीसरा, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और उत्तकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। यानी जो नया जीव द्रव्य है उससे कोशिका में और उत्तकों में होने वाली टूट फूट को हम मरम्मत करती है। ठीक है, ये जो पोषण है वो उन सारे टूटी फूटी चीजों को, हमारे शरीर में जितनी भी सारी कोशिकाएं और उत्तक से होने वाली चीजों का टूट फूट है उसकी मरम्मत हमारा पोषण करता है। तो ये था पोषण की परिभाषा, उसके दो प्रकार हैं और है पोषण की आवश्यकता। अब हम देखेंगे इसके आगे इसका टॉपिक कि पोषण तत्व क्या होता है। पोषण तत्व में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं जो पोषण के तत्व में पाई जाती हैं। चलिए उसको देख लेते हैं, तब तक से आप इसको नोट्स के तौर पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके आगे हमारा अगला टॉपिक है पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या है, यानी कि जो हमारे भोजन में हमें पोषण प्रदान करता है उनमें कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे हमें क्या होता है कि भोजन मिलता है तो हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो उनमें से है कि भोजन के मुख्य 5 पोषक तत्व हैं, यानी भोजन के मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व हैं। कौन कौन से, तो पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, किन किन पदार्थों में पाया जाता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो भोजन का जो पोषक तत्व है उनमें से हम पहले को पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि वो जो जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है, मीठे चीजों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। अगर हम चावल की बात करें, रोटी की बात करें, वो हल्का का क्या होता है, मीठा होता है। बाकी जितनी भी सारी मीठी चीजें हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो देखिए हम लिखेंगे इसमें कि जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। यानी जब इसका जैविक कार्य होगा तो इसका जो उपयोग है वो कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। याद रखिएगा, जब जैविक कार्य की बात होगी तो इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है और ये जो ईंधन के रूप में कार्य करते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों के मिलने से क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 2 चीजें बात करेंगे, एक सरल रूप और एक जटिल रूप। सरल मीन्स आसान, जटिल मीन्स कठिन, आपको तो इतना पता ही है। तो कह रहा है कि सरल रूप में ये गन्ना, चुकंदर, ठीक है, खजूर आदि में पाए जाते हैं। अगर हम सरल रूप की बात करें तो गन्ना भी क्या है, मीठा है, चुकंदर भी मीठा है, खजूर भी है। तो ये क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लेकिन एकदम सरल मात्रा में, यानी कि हल्का मीठा, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट में सरल रूप में पाया जाता है। अगर हम जटिल की बात करें तो जटिल में कार्बोहाइड्रेट मंड यानी कि स्टार्च, याद रखिएगा, स्टार्च के रूप में। ठीक है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कहने का अर्थ है कि स्टार्च मतलब मंड होता है और मंड में कार्बोहाइड्रेट जटिल मात्रा में पाए जाते हैं। और मंड के रूप में जटिल मात्रा यानी कि एक्स्ट्रा मीठा क्या है, तो देखिए है उसमें आलू, चावल, अरबी, मक्का तथा साबूदाना आदि में पाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं आपकी आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना इत्यादि, ये सब क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सरल कार्बोहाइड्रेट में गन्ना, चुकंदर और खजूर पाए जाते हैं। तो हम जितने भी सारे पदार्थ को, अगर हम भोजन को खाते हैं तो उनमें कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें जो मीठापन है वो एक सरल रूप में पाया जाता है। ठीक है, फल वल खाते हैं, जैसे कि हमने गन्ना, चुकंदर को लिया, तो फल वगैरह में जो मीठा है उसमें भी सरल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन अगर हम चावल खाते हैं, ठीक है, चावल खाते हैं, अरबी खाते हैं, मक्का खाते हैं
और भी है आलू खाते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? साबूदाना। तो ये सारी चीजों में जटिल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो ये जटिल और सरल मात्रा में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट थे और जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग हम कोशिकीय ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, अगर जैविक क्रिया की बात किया जाए तो इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट, पहला इसका पोषक तत्व। अब दूसरा है वसाएं। वसाएं यानी कि फैट्स। कई बार हम कहते हैं कि वसा इसमें फैट हो गया, यानी कि इसको चर्बी चढ़ गई है। तो उस वसा के कारण क्या होता है? चर्बी शरीर पर चढ़ने लगती है। अगर खाने में तैलीय पदार्थ हम लेते हैं या फिर फैटी चीजों को खाते हैं, उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर पर वसा बैठने लगती है, यानी कि शरीर हमारा चर्बी चढ़ने लगता है। तो देखिए, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। यानी शरीर में जितने भी सारे अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा पदार्थ हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो उस भोज्य पदार्थ को वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। वो चीजें क्या है? वसा के रूप में संग्रहित होती हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? वो ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, जो अतिरिक्त भोज्य वसा है वो संग्रहित होती हैं और ऊर्जा प्रदान करती हैं। पशुओं से यह हमें मक्खन, यानी पशुओं से यह हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में मिलता है। यानी कि जो आपका कह रहा है कि मक्खन, दूध, पनीर और घी, इन सारे में वसा पाई जाती है और ये हमें पशुओं के द्वारा मिलता है। ठीक है, नारियल बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि इसके वनस्पति स्रोत हैं। ठीक है, ये जो आपके बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिलहन है वो इसके वनस्पति स्रोत में से पाए जाते हैं। लेकिन जो पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है और उसमें जो वसा पाई जाती है वो है आपका मक्खन, पनीर, दूध, घी इत्यादि। तो वसा यानी कि किसी भी चीज में वसा पाई जाती हैं, लेकिन कुछ वसाएं क्या होती हैं? हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं और कुछ हानिकारक। अगर वसा शरीर पर ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है? शरीर पर चर्बी चढ़ने लगती है, शरीर फैट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर एक लिमिट में हम वसा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? वो हमारे शरीर को लाभ भी पहुंचा सकता है। जैसे कि हमें दूध अगर हम पीते हैं उसमें भी वसा है और ये सारी जो जितनी भी सारी चीजें हैं, तो इससे वसा तो है लेकिन हमारे शरीर को क्या करता है? दूध कैल्शियम प्रदान करता है। तो वसाओं में ये सारी चीजें हैं जो कि 2 भागों में बांटी गई हैं और शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होता है। यानी कि शरीर में जितने भी सारे भोज्य पदार्थ हैं जो उसमें एक्स्ट्रा पदार्थ है वही वसा के रूप में संग्रहित होता है। ये चीजों को याद रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमने पढ़ लिया। हमारे 5 पोषक तत्व हैं, हम 3 और देखेंगे ताकि हमारा पोषक तत्व समाप्त हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं तीसरे, चौथे और 5वें को। तो इसके आगे हम देखेंगे तीसरा नंबर जो कि है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या होते हैं? पोषक तत्वों में हमने देखा एक कार्बोहाइड्रेट, एक देखा क्या? वसाएं। तीसरा है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जीव द्रव्य निर्माण करने वाला, ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो जीव द्रव्य को निर्माण करने वाला प्रमुख क्या है? पदार्थ है। यानी कि प्रोटीन से हमारे जीव द्रव्य का निर्माण होता है। तो जीव द्रव्य का निर्माण प्रमुख रूप से कौन करता है? तो प्रोटीन। ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। याद रखिएगा, एंजाइम का निर्माण कौन करता है? तो आप लोग कहेंगे प्रोटीन करता है। ठीक है, प्रोटीन किसका निर्माण करता है? तो एंजाइम का। तो एंजाइम का निर्माण प्रोटीन करता है। ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करते हैं। यानी प्रोटीन की सहायता से हमारे शरीर में जितनी भी सारी टूट फूट वाली चीजें हैं, कोशिकाएं हैं, उनकी क्या करता है? प्रोटीन मदद करता है। ठीक है, मरम्मत करता है और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जब इनकी आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन द्वारा ये ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, ये प्रोटीन्स। तो याद रखिए, प्रोटीन्स क्या है? जीव द्रव्य निर्माण करने वाला एक प्रमुख पदार्थ है और ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर ये ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है।
तो ऑक्सीकरण द्वारा क्या करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। अब देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन्स के निर्माण में भाग लेते हैं। जब हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं, तो लेती हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सारी चीजें क्या करती हैं, प्रोटीन बनाने में, निर्माण करने में भाग लेती हैं। जंतुओं में प्रोटीन, जो जंतु में प्रोटीन होते हैं उसके स्रोत, यानी कि अगर हम जंतु से प्राप्त चीजों को खाते हैं तो उसमें कौन से, मतलब कैसे प्रोटीन मिलते हैं, तो देखिए जो जंतुओं में प्रोटीन होता है उसके स्रोत है मांस है, मछली है, दूध है, अंडा है तथा पनीर है, क्योंकि हम दूध से ही क्या करते हैं, पनीर का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीजें किस, प्रोटीन जो है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। अगर जंतुओं के मांस हम खाते हैं तो भी हमें प्रोटीन मिलता है, मछली खाते हैं तो भी मिलता है, दूध, अंडा और पनीर भी हमारे पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। तो ये जो जंतु हैं, ये सारी चीजें जो है जंतु से प्राप्त होते हैं और इन जंतुओं से प्राप्त हुई चीजों में हमें प्रोटीन मिलता है। जबकि वनस्पति, अगर हम वनस्पति खाद्य पदार्थ की बात करें तो वनस्पति जगत में यह दालों में, गेहूं में, मूंगफली में और बादाम इत्यादि में पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन्स तो हर एक चीजों में है, लेकिन जंतुओं में इन सारी चीजों में पाई जाती हैं और वनस्पति में दाल, गेहूं, मूंगफली, बादाम इत्यादि में हमें मिलते हैं क्या, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन पूर्ण रूप से क्या है, कई चीजों का कारण है। एक तो हमें एंजाइमों का निर्माण करता है, दूसरा जो प्रोटीन्स का जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का निर्माण भी करता है और जरूरत पड़ने पर ये ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। यानी जरूरत पड़ने पर ऑक्सीकरण जब होता है तो उससे हमें, हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है क्या, प्रोटीन्स। अगर हम ये सारी चीजें खाते हैं, भोज्य पदार्थ, तो हमारे शरीर को क्या करता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलता है। और ये सारी चीजों में कहीं कहीं हमें कार्बोहाइड्रेट, कहीं कहीं वसा, कहीं कहीं प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा भाग, प्रोटीन। अब हम देखेंगे चौथा भाग, विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, ठीक है, विटामिन्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार के विटामिन्स इसमें पाए जाएंगे। हम विटामिन्स की अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे विटामिन्स के कार्य को, उनके द्वारा हुए रोग को कैसे पहचानते हैं, उससे क्या लाभ है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। फिलहाल हम विटामिन्स के बारे में कुछ देखते हैं। तो ये जटिल कार्बनिक, जटिल मतलब क्या, कि कठिन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, और जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी जो ये विटामिन जो है वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर की रक्षा करता है। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं, यानी कि इनकी कमी से कई प्रकार के, अनेक प्रकार के अपूर्ण रूप से रोग उत्पन्न होते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं और इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होगी तो कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन है तो हम उस रोग से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी है तो हमें क्या होगा, अनेक प्रकार के रोग पकड़ सकते हैं। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के, पहला है जल में घुलनशीलता, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन जो कि है जैसे विटामिन बी और सी। जो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। दूसरा है वसा में घुलनशील, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन पाए जाएंगे, विटामिन ए, डी, ई और के। देखिएगा दो लाइन, एक है क्या आपका जल में घुलनशील जैसे विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये हो गया आपका प्रोटीन और विटामिन। अब हमारे पांचवा तत्व लास्ट बचा है खनिज के बारे में, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं ताकि आज की वीडियो में हम इतने टॉपिक्स को समझेंगे। तो लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका। उसके आगे आपका पांचवा पोषक तत्व है कि जल तथा खनिज लवण, यानी कि वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट यानी कि जल तथा खनिज लवण किस प्रकार से हमारे शरीर को पोषक प्रदान करते हैं। तो लिखेंगे कि जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग है, ठीक है। जो जल है वो जीव द्रव्य का एक मुख्य भाग माना जाता है।
और जीव द्रव्य की सक्रियता यानी कि एक्टिविटी, मान सकते हैं एक्टिविटी, सक्रियता जल से प्रभावित होती है। जो जीव द्रव्य की सक्रियता है वो जल से ही प्रभावित होती है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में शरीर में होने वाली, ठीक है, जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं से भाग लेता है। क्या करता है? शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं से भाग लेता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। ठीक है, ये शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में, यानी कि हमारे शरीर के जितने भी सारे अंग हैं उनके निर्माण में क्या करता है? सहायक होता है। जैसे दांतों व हड्डियों के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस, लोहा, हीमोग्लोबिन तथा आयोडीन, थायरॉक्सिन के निर्माण में आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल मानते हैं कि अगर हम दांत के निर्माण की बात करें तो दांत व हड्डियों के लिए, ठीक है, दांत व हड्डियों के लिए जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, हीमोग्लोबिन तथा आयोडीन, थायरॉक्सिन के निर्माण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो ये जल और खनिज लवण है वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों के निर्माण में क्या है? सहायक है। ठीक है, दांतों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं? हमारे शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता होती है जिससे हमारी दांतें मजबूत होती हैं। और कई सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर से रिलेटेड है और उसमें हीमोग्लोबिन हुआ, आयोडीन हुआ, ठीक है, थायरॉक्सिन है, उन सबका निर्माण क्या होता है? दांतों और हड्डियों के लिए हम करते हैं। ठीक है, हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम की जरूरत होती है, उससे हमारी हड्डियां क्या होती है? मजबूत होती है। तो जल व खनिज लवण में यही था कि जल जो है वो जीव द्रव्य का एक मुख्य भाग है और जीव द्रव्य जो है सक्रियता से जल को प्रभावित करती है और जल में सार्वत्रिक विलायक के रूप में शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण में भी सहायक है और जैसे दांतों व हड्डियों के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस, लोहा, हीमोग्लोबिन, आयोडीन, लोहा यानी कि आयरन, और थायरॉक्सिन, ये सारे निर्माण के लिए क्या है? आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने 5 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, जानकारी प्राप्त की। इन सारे की डिफिनेशन से आपको पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। पूछ सकता है कि चावल में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मांस मछली में प्रोटीन पाए जाते हैं और कई सारी चीजें जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन और क्या है कि खनिज तथा लवण, ये सारी चीजें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा जैव प्रक्रम के बारे में, पोषक क्या है, पोषक तत्व क्या है और पोषक की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।